Hello everyone, welcome to EduChamp revision lecture series. In this video we'll cover all the important topics जो हम friction में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं. So first we introduced friction as contact forces. Contact forces दो types के होते हैं, normal reaction जो कि perpendicular component होता है and parallel component जो कि friction होता है. Contact forces are electromagnetic in nature. Now friction तीन तरीके से हो सकती है between two bodies. Between two solids, solid and a fluid and between two fluids. Now different types of friction क्या क्या होते हैं? Kinetic friction, static friction and limiting friction. Kinetic friction जब दो bodies move कर रही है and they are rubbing each other तो kinetic friction होता है. And जो direction होगी kinetic friction की वो उस जगह होगी जहाँ पे relative slipping oppose हो रहा हो. सो अगर बॉडी राइट साइड मूव कर रही है विद इन वेलोसिटी तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगी. काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन. सो अगर एक बॉडी है जो एक ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है तो इसमें जो बॉक्स होगा वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा ड्यू टू सूडो फोर्स एंड उसे फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड में. द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, where mu is coefficient of kinetic friction and n is normal reaction. Static friction. In static friction, two bodies are not slipping or rubbing or sliding. It is a self-adjusting force. Its value is equal to F active. अब जो दो surfaces होंगे between static friction हमेशा relative rest में रहते हैं. Static friction opposes as well as help bodies to move. Now the most important thing about static friction is its direction. For that हम assume करते हैं कि एक जो surface होगा वो frictionless है या फिर बहुत ही oily या slippery जो surface होगा, suppose ground है तो वो बहुत slippery है तो direction उस जगह पे होगी जहाँ पे body slip करेगा. अगर एक oily है तो जहाँ पे slip करेगा उसके opposite होगी. Work done is zero in static friction. Limiting friction. Maximum static friction a body can exert without slipping is known as limiting friction. Its value is mu Sn, where mu is coefficient of static friction. Now mu s and mu k are coefficient of frictions that only depend on material and nature of two surfaces. Mu s is always greater than mu k. अगर सरफेस स्मूथ होगा तो म्यू भी कम होगा, अगर सरफेस रफ होगा तो म्यू ज़्यादा होगा. कंडीशन ऑफ स्लिपिंग. एक बॉडी स्लिप करेगा अगर एफ एस इज ग्रेटर देन एफ एल और एफ एक्टिव इज ग्रेटर देन म्यू एस एन तो बॉडी स्लिप करेगा और उस समय जो फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी विच इज इक्वल टू म्यू के एन. नाउ लेट्स डिस्कस ब्लॉक एग्जाम्पल. हमें एक ब्लॉक गिवन है जिसका मास है 1 kg. उस पर फोर्स राइट साइड में लग रही है, फ्रिक्शन तो लेफ्ट साइड में लगेगी, एम जी नीचे एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. हमें गिवन है म्यू एस इज इक्वल टू 0.5 एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.4. सो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0. तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो आएगा इक्वल टू एम जी विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स. नाउ एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस एन, दैट वुड बी 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 न्यूटन्स. एंड एफ के जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है म्यू के एन विच इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 इक्वल टू 4 न्यूटन. नाउ हमारा जो ये फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है, तो जब फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो होगी क्योंकि कुछ मूव ही नहीं कर रहा होगा. और स्टैटिक फ्रिक्शन सिंस सेल्फ एडजस्टिंग होता है तो अभी ज़ीरो वैल्यू है इसकी. सो एफ नेट इज इक्वल टू एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे ज़ीरो आएगी. तो ब्लॉक हमारा बस ऐसे नॉर्मली पड़ा हुआ है अभी. नाउ फोर्स हमारा 2 न्यूटन का लग रहा है तो फ्रिक्शन भी हमारी उसके ऑपोजिट 2 न्यूटन की लगेगी. स्टैटिक फ्रिक्शन होगी जो भी. एफ नेट हुक जो हमारी होगी वो अभी भी जीरो होगी, एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो और एक्सेलरेशन भी जीरो सिंस अभी भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. एट 4 न्यूटन जब हम फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन होगी फिर से और एफ नेट फिर से ज़ीरो होगा क्योंकि एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा. तो 4 न्यूटन के फोर्स लगाने में 4 न्यूटन का ही फ्रिक्शन लग रहा है, अभी भी ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है. एट 5 न्यूटन
जो कि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी। तो 5 न्यूटन पे क्या होगा हमारा, अभी भी मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ये लिमिटिंग में है, इसके बाद मूव करना शुरू होगा। तो एफ नेट की वैल्यू फिर से जीरो आएगी क्योंकि 5 - 5 = 0 एंड एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी हमारी। तो अब अगर 5 न्यूटन से जब ज़्यादा वैल्यू होगी फोर्स की तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिमिटिंग की वैल्यू 5 न्यूटन थी। तो जब 6 न्यूटन का फोर्स होगा तो फ्रिक्शन हमारी लगेगी काइनेटिक, जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। तो एफ नेट होगा हमारा 2 न्यूटन, 6 - 4 2 न्यूटन। और एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू F/m, वो होगा हमारा 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर एट 8 न्यूटन की जब हमने फोर्स लगाई। तो फ्रिक्शन होगा हमारा 4 न्यूटन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है फिर से। एंड एफ नेट होगा हमारा 4 न्यूटन, 8 - 4 = 4 न्यूटन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी हमारी 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा लेफ्ट साइड लग रहा होगा और फोर्स हमारा 8 न्यूटन राइट साइड में लगा है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस ग्राफिकली। जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो था 5 न्यूटन और काइनेटिक फ्रिक्शन था 4 न्यूटन। तो जब हम फोर्स लगाएंगे 0 से 5 न्यूटन तक, तब तक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है। आफ्टर 5 न्यूटन वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू μkn। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारी स्ट्रेट लाइन बना रही थी y = mx वाली, और एक्सेलरेशन तब हमारा जीरो था जब काइनेटिक फ्रिक्शन थी, और फोर्स हमेशा स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 न्यूटन था। एट 5 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है। एंगल जो बनाएगा फ्रिक्शन का वो 45 डिग्री बनाएगा फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में। एंड आफ्टर 5 न्यूटन जो हम फोर्स लगाएंगे तब जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी F - Fk/m, विच इज इक्वल टू F - 4/1, जब फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। इन प्रॉब्लम्स वेयर μs एंड μk इजंट गिवन सेपरेटली, वहाँ पे हम सिर्फ म्यू को कंसिडर करते हैं, एंड वहाँ पे लिमिटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी विच वुड बी इक्वल टू μn। मोर देन 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम। एक सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन हम अगर मोर देन 2 ब्लॉक्स प्रेजेंट होंगे तो वो कैसे निकालेंगे। नॉर्मल रिएक्शन वुड बी वेट ऑफ द ब्लॉक अबव द सरफेस। सपोज N1 एक नॉर्मल रिएक्शन है बिटवीन A एंड B, तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा वेट ऑफ द ब्लॉक अबव द सरफेस विच वुड बी इक्वल टू MAG। सिमिलरली N2 is between B and C, which would be equal to MA plus MB into G. Similarly, we can find for a normal reaction between B and C, C and D, and etc. One of the most important topic, man versus block versus cycle. यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे इन तीनों के बीच कैसे होता है। सबसे जो बड़ा कन्फ्यूजन है इन फ्रिक्शन वो ये है कि फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा होता नहीं है। फ्रिक्शन अपोजेज एज वेल एज हेल्प्स बॉडीज टू मूव। विदाउट फ्रिक्शन हम मूव ही नहीं कर सकते। सो लेट्स डिस्कस मैन। मैन जब एक चल रहा होता है तो वो ट्राई करता है उसका जो बैकवर्ड वाला लेग है वो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है। तो जो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आती है वो आगे की तरफ आती है उसके बैकवर्ड लेग में, एंड जो आगे वाला पैर होता है वो आगे की तरफ ग्राउंड को पुश कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आती है वो पीछे की तरफ आती है, और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होती है क्योंकि मैन स्लिप नहीं कर रहा। इन अ ब्लॉक भले स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, अगर फोर्स राइट साइड में लग रही है तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होगा। नाउ साइकिल। साइकिल बिल्कुल लेग की तरह है ऑफ अ मैन। जो साइकिल का पीछे वाला टायर होता है वो धरती को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, एंड तो उसमें फ्रिक्शन लगेगी आगे की तरफ। एंड जो आगे वाला टायर है वो धरती को आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन लगेगी पीछे की तरफ। हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में पढ़ा था कि अगर हमें डायरेक्शन निकालना है फ्रिक्शन का तो हम अज्यूम कर लेंगे कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस रोड है, तो जिस तरफ पे बॉडी स्लिप कर जाएगी उसके ऑपोजिट उसकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। हम वो सेम कंसेप्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं।
सपोज अगर मैन है तो वो फ्रिक्शनलेस रोड में अगर चल रहा होगा तो उसका आगे वाला पैर आगे की तरफ फिसल जाएगा, पीछे वाला पैर पीछे की तरफ फिसल जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आगे वाले पैर में पीछे लगा, पीछे वाले पैर में आगे लगा। नोट, मैन एंड साइकिल कैन ओनली मूव ड्यू टू फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के वो चल ही नहीं सकते और या मूव ही नहीं कर सकते। अ बॉडी कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड। नाउ लेट्स डिस्कस टू ब्लॉक प्रॉब्लम। टू ब्लॉक प्रॉब्लम में हमेशा दो ब्लॉक होंगे जिसमें किसी एक ब्लॉक में फोर्स लग रहा होगा। दैट वुड लुक लाइक दिस। नाउ देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो हम लगा के टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय m1 plus m2. Now the static friction value, which is equal to Fs, is equal to mass of the block in which F is not applied into A. The limiting friction value is equal to Fl, which is equal to mu s into mass of the upper block into G. If Fs is greater than equal to Fl, two block will slip with respect to each other. If Fs is smaller than equal to Fl, so the bodies will not slip with respect to each other. Now a very important note, which is the free body diagram of two block problem. टू ब्लॉक प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिखता है और किसी एक ब्लॉक में फोर्स लग रहा होगा। सो अगर हम अपर वाला ब्लॉक कंसिडर करें तो उसमें फोर्स राइट साइड में लग रहा है एंड जो उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू F1, विच इज़ बिटवीन द टू सर्फेसेज ऑफ A एंड B, वो लेफ्ट साइड में लग रही है। एंड जो नीचे वाला ब्लॉक है उसमें फ्रिक्शन लग रही है ऊपर वाले ब्लॉक से F1, विच इज़ टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एंड जो इसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो फ्रिक्शन होगी विच इज इक्वल टू F2, वो लेफ्ट साइड में लग रही है। F1 इज द फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B एंड F2 इज द फ्रिक्शन बिटवीन B एंड ग्राउंड। डिस्कस एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा होता है एट लिमिटिंग फ्रिक्शन, जहाँ पे बॉडी जस्ट स्लिप होने वाली होती है। वहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है बॉडी पे, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू एन। तो यहाँ पे इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा और जो एंगल रिजल्टेंट फोर्स विथ नॉर्मल रिएक्शन बना रहा होता है विच इज इक्वल टू लैम्डा, वो होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो वी कैन राइट tan lambda is equal to mu n by n, which is equal to mu. So tan lambda is equal to mu or lambda is equal to tan inverse mu. Now angle of response is equal to alpha. Suppose a block of mass m is present on an inclined plane. जो एक ऐसा inclined plane है जिसकी हम inclination which is equal to theta can be increased or decreased. नाउ थीटा जब अल्फा से छोटा होगा तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगी। व्हेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तब जो फ्रिक्शन उस पर लग रही होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, दैट इज जस्ट वो स्लिप करनी ही वाली है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा तो ब्लॉक स्लाइड करने लगेगी। यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है एम जी साइन थीटा एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। सो वी कैन राइट एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस अल्फा। तो जो हमारा टैन अल्फा आएगा वो विच इज इक्वल टू म्यू और अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू। ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। रीजन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का अब रीजन क्या होता है? अगर एक ब्लॉक ए ग्राउंड में पड़ा हुआ है तो अगर हम इंटर एटॉमिक लेवल पे देखें तो ए के मॉलिक्यूल्स को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है एंड ग्राउंड को जी से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों के बीच ना इंटर एटॉमिक बॉन्ड बन जाते हैं विच इज़ सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। इसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। दिस इज द एंड ऑफ आवर रिवीजन ऑन फ्रिक्शन। वी हैव कवर्ड लॉट्स ऑफ माइंड मैप्स ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स बेस्ड ऑन योर जेई एग्जाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और हमने एडुचिम की वेबसाइट में डिटेल्स में भी पढ़ा है इन चैप्टर्स को एंड वी हैव डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ डाउट्स है, सो यू कैन स्टडी दैट चैप्टर और दैट सब्जेक्ट in our main website in more depth and in more detail.